हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 11 2021 एडिशन के लिए। जो बुक हम रेफ़र कर रहे हैं वो हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक रेफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे 100% कवरेज मिलेगी आपको। इसके साथ साथ अभी हम जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे। जर्नल चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। उससे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं आप लोगों को? कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है तो बताइए आप लोग। हाँ, दिक्कत वगैरह आ रही, क्या नहीं आ रही है? चलिए, वेरी गुड। अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, किसी पे भी जा कर के आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने जर्नल में पढ़ा है वो जर्नल में हमने पढ़ा, जर्नल क्या होता है बेसिकली वो पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है। देन हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। कंसेप्ट इन द सेंस कि हमने देखा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब कैश ट्रीट होगा और कौन सा ट्रांजैक्शन कब क्रेडिट ट्रीट होगा, ये हमने देखा। फिर ये देखने के बाद हम आगे हमने 3-4 कंसेप्ट्स, 5-6 कंसेप्ट्स और पढ़े। एक तो हमने डिस्काउंट का कंसेप्ट देखा बहुत ही अच्छे डिटेल्स में। जितने सारे इलस्ट्रेशन थे डिस्काउंट के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए। एक आध दो आपके होमवर्क के लिए दिए थे, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। देन हमने देखा किस किस केस में गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है। उससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था, कंपाउंड जर्नल एंट्री और सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स देखा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वो हम कैसे डील करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताया था। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है, क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जर्नल पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8। ये हमारा लेक्चर नंबर 13। इससे पहले 12 लेक्चर और हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 13 है। और जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ मैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक रेफ़र कर रहा हूँ मैं। ये जो क्लासेस किसके लिए चल रही हैं? ये क्लासेस 2021 एडिशन, मतलब 2021 सेशन के लिए चल रही हैं। जो बच्चे अभी 10th जिनका हो चुका होगा या फिर जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, वो कॉमर्स में आएंगे तो उनके लिए वो ये सेशन है। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कैसी रहेगी? आज हम जितने भी इसके बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वो कवर अप करेंगे। सर कौन कौन से कंसेप्ट बचे? एक तो कंसेप्ट आपका बचा हुआ है इसमें, जो सेल ऑफ फिक्स असेट्स होता है उसका कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आप आज की जो क्लास है वो टोटल कंसेप्ट बेस्ड क्लास है। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में आप छोड़ के मत जाया कीजिए। 5-5 मिनट की वीडियो बार बार मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि 5 मिनट की वीडियो आप मत पढ़ा कीजिए। 5 मिनट की वीडियोज़ जो है आप मत पढ़ा कीजिए। उसका रीज़न यही है बेसिकली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो 5 मिनट की वीडियो होते हैं वो कंसेप्ट 5 मिनट में चले जाएंगे आपके दिमाग से। और हाँ यार, मतलब पिक्चर्स देख करके पिक्चर्स आपके दिमाग में आएंगे और चले जाएंगे। इसी लिखने की हैबिट डालिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में याद रहेगा। चलिए, बाकी चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, लाइफ आपकी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ओके, मैं तो बस आपको गाइड कर सकता हूँ कि बच्चे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और करना नहीं करना वो आपकी अल्टीमेट आपका वो है, डिसीज़न है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम सेल ऑफ फिक्स असेट पढ़ेंगे। जो फिक्स असेट्स होता है उसके केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे आपको कि जो कैपिटल जब हम परचेज़ करते हैं उसमें जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम, जो भी कैपिटल असेट हम परचेज़ करते हैं फिक्स असेट्स, उसमें जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपने एसी खरीदा या फिर आपने कोई मशीनरी खरीदी तो उसके इंस्टॉलेशन, उसको लाने का खर्चा वगैरह क्या करते हैं हम? कैपिटलाइज करते हैं उसी मशीनरी या फिर
बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करते हैं। सर ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए। सर अगर मैं इंस्टॉलेशन को खर्चे में ले लूँ तो बच्चे, अगर आप खर्चे में ले लेंगे तो आपके असेट की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, होगी या नहीं होगी? मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का, आपने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और आपने उसके रिपेयर के लिए 5 लाख रुपए और खर्च करें। अगर 5 लाख रुपए आप रिपेयर में दिखा देंगे तो बिल्डिंग की कॉस्ट तो बस 20 लाख रुपए रह जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी खर्चे होते हैं फिक्स असेट से रिलेटेड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का होता है, वो हम क्या करते हैं, वो हम कैपिटल असेट में लेकर के जाते हैं। सर मान लीजिए ये तो बात ठीक है, लेकिन कब? लेकिन क्वेश्चन आता है कब? क्या बाद में भी? मान लीजिए बाद में मैंने एक मशीन खरीदी थी, इंस्टॉलेशन करवाया, 2 लाख रुपए की मशीन थी, 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन का चार्ज लगा, 2,50,000। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर में आया या फिर नेक्स्ट 2-3 साल के बाद क्या हुआ, कुछ मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो मैंने क्या करा, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज करे ताकि वो अच्छे से काम कर सके। क्या वो भी कैपिटल असेट का पार्ट हो जाएगा? देखिए बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी कोई चीज़ कहलाएगी, एक तो इंस्टॉलेशन जब परचेज करते हैं तो जो भी खर्चे करते हैं उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। सेकेंडरी, अगर कोई आप ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे मशीन की क्या बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। मतलब सर कि मान लीजिए एसी था आपके पास, एसी 3 साल पुराना हो चुका था, अब उसकी मान लीजिए एसी की लाइफ 5 साल की थी, एसी 3 साल क्या हो गया, पुराना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने एसी का कंडेंसर चेंज करवाया, ठीक है, एसी का मैंने क्या करवाया, एसी में जो कंडेंसर होता है या फिर जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, वो मैंने चेंज करवाया। सर उससे क्या हो गया, उससे बच्चे ये हुआ उससे बेसिकली कि उससे जो आपकी एसी की लाइफ थी वो बढ़ गई, जो 2 साल थी वो 1 साल से और बढ़ गई। अगर बढ़ गई, उसके वैल्यू में कुछ इजाफा आ गया, मतलब उसके वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है एक्सपेंस करने से, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कौन सा एक्सपेंस, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। सर एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या? बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली क्या होती है, जब आप बुक्स क्लोज करते हैं, जब आप मतलब बुक्स क्लोज का मतलब है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर स्टैंड फॉर जो स्टार्टिंग फॉर 1 अप्रैल एंडेड ऑन 31 मार्च। आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कभी फ्यूचर में अगर आप पढ़ेंगे आप तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कभी कभी ज़्यादा पीरियड, 12 महीने से ज़्यादा भी होता है, 12 महीने से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे। तो जब हम कभी फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च में बुक्स क्लोज करते हैं तो कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। सर सपोज लाइक दैट, किसके जैसे कि बच्चे मान लीजिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक मेरे पास था वो क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने परचेज करा हुआ था, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपये का माल परचेज करा हुआ था, 1.5 लाख का बिक गया, 50,000 रुपये मेरे का माल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सर क्या मैं 2 लाख रुपये पीएनएल में लेके नहीं जा सकता हूँ? बच्चे एक बात बताइए, अगर 2 लाख रुपये आप पीएनएल में लेके चले जाएंगे तो उसके क्या इम्पैक्ट आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये का स्टॉक तो आपने अभी बेचा ही नहीं है, आपके पास पड़ा हुआ है। तो सर इसकी एंट्री क्या होती है? तो इसकी जर्नल एंट्री हम देखेंगे, हम डिनोट करेंगे उसको क्लोजिंग स्टॉक से और उसको डायरेक्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के जाएंगे और उसका सेकेंड इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो एक टाइप का क्या रहेगा, असेट रहेगा। ओके चलिए फिर सर और क्या देखेंगे हम, और हम देखेंगे ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं फिर वो हम देखेंगे, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं हम वो देखेंगे। फिर मान लीजिए कोई आपका एक्सपेंस था, आपने एक्सपेंस पे नहीं करा, मान लीजिए आपका एक्सपेंस था, आपने एक्सपेंस पे नहीं करा, आपने एक्सपेंस पे कर दिया होता तो 100% तो एक्सपेंस तो आपने खर्चा तो करा ही है, बट आपने क्या करा, अभी फ़िलहाल उसको पेमेंट नहीं करी है, तो आप क्या करेंगे, उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। तो हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि फॉर द ईयर एंड, जब साल हमारा ख़त्म होता है उस टाइम पे जो खर्चे हमारे पे करने के लिए थे, मतलब मैंने एक्सपेंस इनकर्ड कर दिए हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी है अभी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। सर इसके ठीक अपोजिट बच्चे होता है प्रीपेड एक्सपेंस। कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि आपने मान लीजिए 1 जनवरी को करा बट वो एक्सपेंस आपने 6 महीने के लिए करा। फॉर एन एग्जाम्पल सर
फॉर एन एग्जाम्पल इंश्योरेंस जो है आपने 6 महीने का लिया, तो आपने 6,000 रुपये पे करे, 6,000 पे करे, बट जब आप 31 मार्च को आएंगे, 31 मार्च के जब आप बुक्स बनाएंगे अपनी, तो अगर आप 6,000 रुपये दिखा देंगे तो आपका प्रॉफिट तो अंडर स्टेटेड हो जाएगा ना 3,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि 3,000 रुपये तो एक्सपेंस था ही नहीं जो आपने खर्चा करा, वो तो कौन से पीरियड से रिलेट करता है, वो तो नेक्स्ट पीरियड से रिलेट करता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसको मैं एक्सपेंस कम कर दूंगा और प्रीपेड एक्सपेंस करके मैं क्या कर लूँगा, प्रीपेड एक्सपेंस करके मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, जो कि फर्दर नेक्स्ट ईयर में जब मैं आऊँगा तो वो अपने खर्चे से मैं एडजस्ट कर दूंगा। इसकी एंट्री देखेंगे हम। सेम इसी टाइप से जो इनकम अक्रूड होती है बट मुझे रिसीव नहीं होती है, कल के लेक्चर मैंने बताया था बैंक के केस में जो मेरी एफडी होती है, वो एफडी मान लीजिए मैं 6-7% 8% से मैं करवाता हूँ 6 महीने के लिए, लेकिन 31 मार्च को जब मैं बुक्स क्लोज कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट तो बैंक मुझे अभी दे नहीं रही है, तो इंटरेस्ट अक्रूड तो होगी बट मुझे क्या हुई, रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो सर ये क्या होता है इंटरेस्ट अक्रूड? इंटरेस्ट अक्रूड क्या होता है आपके लिए, बेसिकली एक टाइप का असेट होता है। कैसे सर? क्योंकि वो फ्यूचर में क्या होगा ना, आपको रियलाइज होने वाला है ना, वो एक टाइप का असेट हो गया वो। सर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनअर्न्ड इनकम के बारे में, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बच्चों ऐसा है कि कोई इनकम आपकी अभी थी ही नहीं। मान लीजिए रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल समझ में आएगा आपको। रेंट था, रेंट क्या था, अभी आपको रिसीव नहीं होना था, आपको रिसीव बस 3 महीने के लिए होना था, बट किसी ने रेंट 6 महीने के लिए पे कर दिया, तो 3 महीने के लिए तो आपकी लायबिलिटी आ गई, और आपने अगर इनकम 6 महीने का बुक कर लिया तो आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएगा। ओवर स्टेटेड का मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे बढ़ा के मैंने दिखा दिया, और अंडर स्टेटेड का मतलब जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है उससे मैंने कम करके दिखा दिया। ओके सर और बच्चों हम इसमें ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज में, और एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ने के बाद जब हम मतलब बेसिकली जब मेनली जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम पे देखेंगे। बट अभी क्या है, अभी आपको आपकी नॉलेज के लिए, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री पढ़नी है। स्टार्ट करें क्या? चलिए, वीडियो को बीच में बंद मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को बंद बीच में मत कीजिएगा। ओके स्टार्ट। ओके सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आज, जर्नल चैप्टर में से क्या पढ़ेंगे हम, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके जी, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर ये 13 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर और हो चुके हैं, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। ये है लेक्चर नंबर 13 है। मेरा फेसबुक पेज है दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी के नाम से ही, आप वहाँ पे जाकर उस पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, लाइव सेशन में लेता हूँ, वहाँ पे आकर के डेली जो भी आपके डाउट्स होते हैं क्लासेस वगैरह को लेकर के, उसके रिगार्डिंग मैं लाइव सेशन लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दी कॉमर्स फॉर ऑल करके, @दी कॉमर्स फॉर ऑल मेरा टेलीग्राम चैनल है, @दी कॉमर्स फॉर ऑल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी वो इस पर आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 8470877787, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज है दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी के नाम से, दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी के नाम से। आप अगर फेसबुक पेज पर सर्च करना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप फर्स्ट लेटर जो है TCFAATSP ये करके आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाकर के मुझे पेज को लाइक कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, ताकि हमारी जो कन्वर्सेशंस हैं वो कंटिन्यू चलती रहे। नियर फ्यूचर में कोशिश करूंगा जितनी जल्दी लाइव आकर के क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। अभी 1-2 बार लाइव आने की कोशिश करी मैंने, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ जाती है बीच बीच में, इसकी वजह से मुझे लाइव अभी थोड़ी समय के लिए होल्ड करना पड़ रहा है। तो ये आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलिए,
ये मैंने बता दिया आपको। ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम का चैनल है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, और यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता ही है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करना कभी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। जो मैंने दूसरा रजिस्टर, मैंने 2 रजिस्टर बनाने के लिए बोले थे आपको, आप दूसरे रजिस्टर में ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। देखिए फिक्स असेट मैंने बताया था आपको, फिक्स असेट बेसिकली होता क्या है? फिक्स असेट बेसिकली होता क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बिजनेस के लिए, इन बिजनेस के कोर्स में यूज़ करने के लिए लाते हैं और उसका लाइफ क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब लाइफ स्पैन जो है उसका, लाइफ स्पैन वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट दैट इज़ कॉल्ड फिक्स असेट फॉर आवर बिजनेस, जो कि रीसेल के पर्पज़ से आप नहीं खरीदते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है बहुत जगह बताई जाए, नहीं बताई जाए, तो मतलब फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो सर सेल ऑफ फिक्स एसेट जो होगा, कोई एसेट मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था, मान लीजिए कोई एसेट मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था और मैं उसे आज बेच रहा हूँ, तो मतलब कैसे आज की डेट में अगर मैं बेचूँगा उसे तो कैसे ही क्या होगा? मतलब जो मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए की एक मशीनरी 5 साल पहले ख़रीदी थी, आज मैं उसे क्या कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो सर ये तो लॉस हो गया। अरे नहीं बच्चे, आज की डेट में हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो बुक अभी आपको क्वेश्चंस में दे रखी होगी, बट आगे जाकर के देखेंगे हम कि रिटन डाउन वैल्यू जो आज की डेट में बुक वैल्यू है वो निकालनी होती है। जब आज की डेट में असेट बेच रहे हैं हम, आइदर 5 साल पहले ख़रीदा गया था वो, लेकिन उस पर क्या देखेंगे हम? उस पर हम देखेंगे कि जो बुक वैल्यू निकालेंगे हम, बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे हम सेल प्राइस को। सर अगर बुक वैल्यू से सेल प्राइस कम रहती है तो बच्चे आपको लॉस हो जाएगा। सर लॉस क्या कहलाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट कहलाएगा वो। सर क्या हो गया एक टाइप का? वो एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सर और अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपये मेरी बुक वैल्यू थी और 1,10,000 मैंने बेचा, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ये 2 चीज़ें हम देखेंगे। क्या मान लीजिए अब जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? पहले केस में 3 केस है यहाँ पे कौन से केस हैं? यहाँ पे 3 केस हैं। 3 केस कौन कौन से सर? बुक वैल्यू, एक तो पहला केस आ गया, पहला केस क्या? व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू। सर सेल वैल्यू का मतलब? सेल वैल्यू का मतलब हो गया कि जो 1 लाख रुपए का मेरा असेट था बुक वैल्यू का, 1 लाख मैंने बेचा, मतलब जिस दाम में मैंने बेचा वो मेरी क्या होगी? सेल्स वैल्यू हो गई। सेकेंडरी, सर दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे? दूसरा केस ये हो सकता है, केस नंबर 2, व्हेन बुक वैल्यू इज लेस देन सेल वैल्यू। ये कौन सा केस हो गया? ये केस वो हो गया 90,000 में मेरी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए का था, लेकिन सेल वैल्यू मेरी 1,10,000 रुपये का था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ असेट्स जो मैंने बेचा है, असेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। क्या हो गया इसका मतलब? असेट जो है मैंने किस पे बेचा? प्रॉफिट पे बेचा, मतलब मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। तीसरा केस आ गया, केस नंबर 3, क्या? व्हेन बुक वैल्यू इज लेस देन सेल वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये हो गया मेरी बुक वैल्यू कितनी थी?
1,00,000 रुपये की थी और सेल वैल्यू मेरी 90,000 रुपये की है। जो मेरे पास पैसा आएगा वो कितना आएगा, रियलाइजेबल मनी, वो आएगा 90,000 रुपये। अगर 90,000 रुपये आता है तो क्या एंट्री बन जाएगी इन दैट केस एंट्री क्या बनेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझ लेते पहले असेट सोल्ड ऑन लॉस। ठीक है जी। चलिए ये 3 ट्रांजेक्शन हो गई, 3 टाइप के ट्रांजेक्शन आएंगे इसमें, 3 टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ गई। ओके, अब देखिए जब सेल वैल्यू बुक वैल्यू बराबर है तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश या बैंक या फिर क्रेडिट। मतलब क्रेडिट इन द सेंस अगर मैंने किसी को क्रेडिट पे बेचा है असेट तो उसका अकाउंट आ जाएगा कैश बैंक क्रेडिट अकाउंट, क्या हो जाएगा ये डेबिट, एंड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट जो मैं बेच रहा हूँ फिक्स असेट्स का अकाउंट आ जाएगा। ओके चलिए सर ये तो क्लियर हो गया। सर जब मैं प्रॉफिट में बेचूंगा तो पहली एंट्री तो यही रहेगी, पहली एंट्री यही रहेगी, कैश या बैंक या फिर क्या क्रेडिट अकाउंट, क्या हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा मेरे पास पैसे जितने आए उससे फुल वैल्यू से मैं करूँगा, टू एफ ए अकाउंट का मतलब फिक्स असेट्स अकाउंट। मेरे पास में फिक्स असेट जो स्पेसिफिक फिक्स असेट्स को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, और देन टू आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एफ ए। ये क्या होगा, ये होगा डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड सेल वैल्यू। क्या होगा, डिफरेंस ऑफ बीवी एंड एसवी, सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, थर्ड मेरी एंट्री बनेगी कैश बैंक, सब में रहेगा ही, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट अकाउंट, ये मेरा हो जाएगा डेबिट। और जो मेरा अब क्या हुआ लॉस पे मेरा मुझे लॉस हुआ है ना, तो मैं लॉस को क्या करूँगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एफ ए अकाउंट डेबिट एंड टू एफ ए अकाउंट। ये क्या है सर, ये है बेसिकली यही चीज़, डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड सेल वैल्यू, सेम चीज़ है ये। ठीक है, चलिए तो आप नोट कर लीजिए से जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या मैंने इतने सारे आपको मेरे मुझसे कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, आप एनी चैनल के थ्रू मेरे से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सर क्या क्या कनेक्ट बताया आपने बच्चे, मैंने बताया टेलीग्राम चैनल है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया मैंने आपको, अपने फेसबुक पेज का लिंक दिया है। ठीक है, आप कहीं पे भी जा कर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एट एनी प्लेस, ऑप्शन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। चलिए ये हो गया। सर दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट बताया था मैं आपको, कंसेप्ट नंबर 2 है हमारा एक्सपेंडिचर, जो मैंने खर्चे करे, एक्सपेंडिचर incurred
इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मैसनरी, किस पे? मैसनरी को इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन ऑफ क्या? मैसिनरी, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ मैसिनरी एंड किस पे? ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? बिल्डिंग पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने खर्चे करे, इधर क्या, इधर एक्सपेंडिचर इनको इनकर्ड करा मैंने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनकर्ड करा मैंने, वो क्या हो जाएगा, उससे मेरी बिल्डिंग या फिर मशीनरी का क्या बढ़ेगा? कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या पास करूँगा मैं? जब भी मैं कोई एक्सपेंडिचर करूँगा तो मैं उसको किस में डेबिट कर दूँगा? मुझे मशीनरी की कॉस्ट या फिर बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ानी है, तो एक्सपेंडिचर को क्या मैं करूँगा? बिल्डिंग या फिर मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, और टू जो भी मेरा पेमेंट मेथड रहेगा। तो एंट्री मेरी आ जाएगी मशीनरी अकाउंट, या फिर बिल्डिंग के केस में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू जिस भी मेड से मैंने पेमेंट करे हो, कैश करा हो तो कैश, बैंक तो बैंक, या फिर क्रेडिट तो क्रेडिट। सर इसमें कौन कौन से टाइप के खर्चे आ सकते हैं? इसमें जो खर्चे आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर जो आपको आ सकता है, वो किस किस टाइप का आ सकता है? इसमें एक्सपेंडिचर आ सकता है आपको, भाड़ा आ सकता है, जब आप मशीनरी लेकर के आएंगे तो आपका क्या आ सकता है? फ्रेट आ सकता है। क्या आ सकता है? फ्रेट आ सकता है। दूसरा इंस्टॉलेशन का खर्चा आ सकता है मशीनरी केस में। बिल्डिंग में भी इंस्टॉलेशन, लिफ्ट वगैरह जब लगती है तो इज ए काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन ही होती है बिल्डिंग में, लिफ्ट वगैरह की। ठीक है। नेक्स्ट, जो आप बिल्डिंग मटेरियल खरीदेंगे, जो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग मटेरियल परचेज करेंगे, या फिर आपकी जो लेबर की कॉस्ट आएगी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेबर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? इसमें आप डेबिट, बिल्डिंग में डेबिट कर सकते हैं आप। फ्रेट का मतलब भाड़ा, जो भाड़ा मैं पे करूँगा, फ्रेट जो मैं पे करूँगा वो आ जाएगा। ओके, चलिए सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। आप नरेशन कभी लिखना मत भूलिएगा। बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मरी, बीइंग मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो भी हो, बीइंग जो भी नरेशन मीन्स कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या होता है नरेशन का मतलब? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये आप मत भूलिएगा। ओके, चलिए, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बताया था, हम पढ़ेंगे आप एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्रीज। हम पढ़ने वाले हैं अब, कंसेप्ट ही है बेसिकली वो। हम पढ़ेंगे अब क्या? ये दो कंसेप्ट हो गए, अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। सर एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब, बच्चे एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब ये होता है, ये ट्रांजैक्शंस हुई नहीं है बिजनेस में, ऑल दो, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस हुई नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स दोज एंट्रीज which has not been, ये ट्रांजेक्शन occurred in the business, in the course of the business, in the course of running of a business, but हमें प्रॉफिट सही से स्टेट करने के लिए, प्रॉफिट इन दी मतलब कि प्रॉफिट को सही से रिपोर्ट करने के लिए we must have to pass the adjustment entries so that our profit shows a true fair, मतलब एक सही ट्रू फिगर दिखाए हमारा प्रॉफिट। ओके, चलिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री हम किसकी पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजिंग
स्टॉक की। सर ये क्लोजिंग स्टॉक, हाँ बच्चे, स्टॉक लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो स्टॉक मेरे पास बिजनेस में बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर में, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जब नेक्स्ट ईयर में आऊँगा तो मेरा वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। पहले मेरे क्या होगा, एक साल में मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक। तो सर एंट्री क्या बनाएंगे आप, एंट्री बनाऊंगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, किससे, मैं डेबिट कर दूंगा। देन क्रेडिट किसको करूंगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। सर ये मुझे बेसिकली क्या करना है, जब आप परचेजेज, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो आपके परचेजेज होते हैं वो किस में जाते हैं, वो सारे के सारे परचेजेज ट्रेडिंग अकाउंट पे जाते हैं। तो स्टॉक क्या है, कॉस्ट पे, स्टॉक की वैल्यूएशन उसका वगैरह मैंने बताई थी कि हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कॉस्ट की वैल्यूएशन होती है। ये मैंने 4-5 लेक्चर पहले ही आपको बताया था। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कौन सा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। रीज़न बीइंग बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने परचेजेस को मैं अंडर स्टेट कर रहा हूँ ना। मेरा जो परचेज था उसी से बेसिकली ये मेरा सेल तो हुआ नहीं, तो मैं इसके ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में चला जाएगा, उससे मेरा क्या होगा, एक्चुअल पता चल जाएगा कितने का परचेज का मैंने माल सेल करा, तो मुझे क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकल के आएगा। ओके, तो इन नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द ईयर एंड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक था, 10,000 रुपये से एंट्री आ जाएगी। चलिए ओके, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर, एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 2। दूसरे नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री किसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है बेसिकली जो कि आपने खर्चा तो करा बट आपने पेमेंट नहीं करी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है ना। बेसिकली क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है। खर्चा तो आपने करा है बट उसकी पेमेंट अभी नहीं करी है, तो आपकी लायबिलिटी है जो कि आपके फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बकाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया। ये बेसिकली मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है लायबिलिटी है ये मेरे लिए। ओके जी सर, ये तो क्लियर हो गया क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। थर्ड कंसेप्ट, चलिए कंसेप्ट नंबर 3 आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी मन लगा के पढ़िए, मन लगा के बिल्कुल। तीसरा आउटस्टैंडिंग पढ़ लिया तो मैंने क्या पढ़ूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब आप फोन में प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं ना, प्रीपेड का मतलब पहले ही पे कर दिया आपने, मतलब जो मेरा एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ था बट फिर भी मैंने वो पे कर दिया। तो जब आपने पे करा होगा तो आपने एंट्री क्या करी होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करा होगा। आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट कितने दिनों के लिए था, फॉर एन एग्जांपल 6 महीने के लिए था।
3 महीने आपके करंट ईयर से रिलेटेड हैं और 3 महीने आपके अगले साल से रिलेटेड हैं। तो 3 महीने का पोर्शन है उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंस को कम कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में उसको लेकर के आप चले जाएंगे। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, एंट्री मेरी बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट देन टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस में कम करूंगा ना करंट ईयर एक्सपेंस सही फिगर पे लाने के लिए, तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, बेसिकली ये मेरे लिए क्या है, असेट है। वो जैसे मेरी लायबिलिटी थी, ये मेरे लिए क्या है, असेट है कि मैंने ज़्यादा पेमेंट फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस को अभी मीट कर दिया, अपनी एक्सपेंसेस को अभी मीट कर दिया है। तो उस पोर्शन से मैं उसको क्या करूँगा, क्लोजिंग एंट्री बना दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे कि मेरा एक्सपेंस सही रिपोर्ट हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा मेरे से प्लीज़, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अभी तक आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, भगवान ही मालिक है। चलिए खैर, कॉल इज योर्स। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ और अपने जितने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ उतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। और मेरा चैलेंज है, कोई भी अगर आपको इससे बेहतर पढ़ा दे तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए खैर, आपकी लाइफ, आपका कॉल, जहाँ पढ़ना है पढ़िए। हाँ चलिए, तो क्या हो गया, ये प्रीपेड एक्सपेंस बताया मैंने। अब मैं बताऊंगा क्या, अक्रूड इनकम। मतलब ये हो गया इनकम अर्न, इनकम में अर्न कर चुका हूं, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मुझे मिला नहीं है। इनकम अर्न तो कर चुका हूं बट मुझे अब ये मिला नहीं है। कब मिलेगा ये मुझे ये फ्यूचर की डेट में मिलेगा। ओके जी, चलिए तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आप बताएंगे। मैंने पहले बताया अक्रूड इनकम क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया था कि एफडी आपने 6 महीने के लिए करवाया, 6 महीने पे 3 महीने का क्या है आपको इंटरेस्ट, तो आपके करंट ईयर से वो रिलेट करता था बट आपके पास पैसा आया नहीं, तो वो बैंक ने क्या करा हुआ है, बैंक जब मैच्योर होगी आपकी एफडी तब देगी, लेकिन आपको अपने बुक्स में सही फिगर लेके आनी है, तो आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी ताकि आपके बुक्स में जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करे वो बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट करे। चलिए एंट्री क्या बनाएंगे हम, एंट्री बनाऊंगा मैं अक्रूड इनकम अकाउंट, क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। क्यों, क्योंकि मेरे लिए एक टाइप का एसेट है ना, फ्यूचर में रियलाइज होगा ये। टू जो भी इनकम मेरी अक्रू हो गई है बट मुझे अभी अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो मैं अभी यहाँ पे अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अर्नड, जो भी आपकी इनकम हो आप उस इनकम से दिखा सकते हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सर ये पूरा लिखना नहीं बच्चे, ये तो बस मैंने एग्जांपल दिया है। आप यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट हो जो कि अक्रू हो चुका हो बट रिसीव नहीं हो चुका हो तो सिर्फ आप इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये आपका क्या है, ये आपका असेट्स है। ओके, ये आपका असेट्स है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। ओके चलिए, ये कंसेप्ट देख लिया आपने। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे हम, बच्चे बताइए जल्दी से।
बताइए जल्दी से। ये ट्रांजेक्शन्स आपको दे नहीं रखी होंगी कहीं पे स्पेसिफिकली, या आपको एडजस्टमेंट एंट्री मतलब खुद से ही आपको आइडेंटिफाई करके एंट्री करनी है। क्वेश्चन में बस ये देकर रखा होगा कि मैंने 6 महीने के लिए एफडी करवाई थी, 31 मार्च को वो बुक्स क्लोज करना है, प्लीज़ पास द जर्नल एंट्रीज। तो आपको ये एंट्री ऑटोमेटिकली खुद से करनी है। इसमें आपको क्वेश्चंस में रेट वगैरह दे रखा होगा, लेकिन बता आपको नहीं रखा होगा। चलिए नेक्स्ट 5वां एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी करेंगे हम? इनकम, इनकम उसके अपोजिट इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम क्या हुआ? मुझे एडवांस में रिसीव होगा, दैट इज, और उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम। तो जब आपके पास पैसा आया होगा तो आपने तो क्या करा होगा? बैंक या फिर कैश, जब फिर जहाँ से पैसा उसको डेबिट करा होगा, और जो रेस्पेक्टिव इनकम होगा तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया होगा। अब मुझे क्या करना है? वो इनकम तो अभी मेरा है ही नहीं, वो पर्टेन करता है नेक्स्ट ईयर से। सर कैसे? सर ऐसे सर कि 6 महीने का बच्चों क्या था, रेंट किसी ने मुझे 1 तारीख को पे कर दिया, 1 जनवरी को मुझे 6 महीने का रेंट पे कर दिया। अब रेंट जो मेरा पर्टेन करता था वो 3 महीने का पोर्शन नेक्स्ट ईयर से था। रेंट ऑल्दो मेरी इनकम है तो मैंने उसको तो बुक कर लिया था, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम ओवर स्टेटेड हो रखी है, तो एक्चुअल फिगर पर लाने के लिए मुझे इनकम कम करनी पड़ेगी। अब प्लस जिसने मुझे पैसा दे दिया तो मैं उसको रिटर्न करूँगा क्या? रिटर्न नहीं करूँगा ना। रिटर्न नहीं करूँगा तो वो क्या है? एक टाइप की मेरी लायबिलिटी है, तो उसको मैं क्या कर दूँगा? क्रेडिट कर दूँगा। एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? जो भी मेरी इनकम थी, जो भी मेरी इनकम थी, इनकम ABCD, जो भी मेरी इनकम थी, रेंट थी, इंटरेस्ट था, कुछ भी ABCD फलाना ठिकाना जो भी इनकम थी, इनकम अकाउंट को क्या मैं क्या करूँगा? इनकम अकाउंट जो भी मेरा था उसको मैं कर दूंगा डेबिट, क्योंकि मुझे उसको क्या करना है? कम करना है। देन अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस, या फिर अनअर्न्ड इनकम। कौन सा इनकम? अनअर्न्ड इनकम, जो कि इनकम मेरी अभी अर्न हुई नहीं है लेकिन मेरे पास आ गई है, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए लाइबिलिटी है मेरी। ये क्या है मेरे लिए? ये लाइबिलिटी है। और इनकम को मैं क्या कर रहा हूँ? रिड्यूस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं इनकम को रिड्यूस कर रहा हूँ। तो इनकम मेरा डेबिट हो गया और लाइबिलिटी मेरे लिए बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गया। ओके, तो 5 एडजस्टमेंट एंट्री हमने अभी तक देखी है। कौन कौन सी? एक क्लोजिंग स्टॉक की, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, एक प्रीपेड एक्सपेंस की, एक किसकी? एक हमने देखी अनअर्न्ड इनकम की, देखी इनकम अक्रूड की। ओके जी, अब हम छठी एंट्री देखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री डेप्रिशिएशन की। क्या देखेंगे हम? डेप्रिशिएशन की। Keep on writing बच्चों, keep on writing. It will very benefit you. Keep on writing. Come on, come on, keep on writing. Depreciation. 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 डेप्रिशिएशन को मैंने बचा रखा था बच्चों। होता क्या है, जब आप कोई एसेट लेकर के आते हैं तो उसको वियर एंड टीयर या फिर यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, तो हम क्या करते हैं? उसको डेप्रिशिएशन से डिनोट करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको कहीं पे भी स्पेसिफिकली लिख के नहीं दे रखे होंगे, बट आपको क्वेश्चंस में ये दे रखा होगा कि असेट मैंने 1 साल पहले परचेज करा था या 2 साल पहले मैंने परचेज करा था और 10% का डेप्रिशिएशन उस पर हर साल चार्ज हो रहा है, ऐसा करके आपको दे रखा होगा। या फिर 50,000 डेप्रिशिएशन चार्ज
करंट ईयर में हुआ उस असेट पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, मेरी असेट की वैल्यू को कम कर रहा है और मेरे लिए एक टाइप का लॉस है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ रहा है तो डेबिट करूँगा, और क्या है, नोशनल एक्सपेंस है ये। नोशनल एक्सपेंस से क्या मतलब होता है, जो एक्चुअल तो हमने नहीं करा, मतलब हमने कोई खर्चा नहीं करा डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, बट फिर भी ये क्या हो रहा है ना, फिर भी ये अब मेरे असेट की लाइफ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, असेट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो एंट्री मेरे लिए क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी मेरे लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या, डेबिट एंड टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, असेट्स की वैल्यू को बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ठीक है। ये मेरा छठा एडजस्टमेंट एंट्री है जो कि मुझे बुक्स क्लोज करते टाइम पे 31 मार्च को करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए कि वो ये सोचता है कि अगर मैंने कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करके कहीं किसी और जगह पे लगाया होता तो मुझे क्या मिलता मुझे इंटरेस्ट तो मिलता ही। तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस से ही कहता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए मेरे कैपिटल पे। रीज़न बीइंग कि इतने पैसे मैंने क्या करे हुए हैं, इन्वेस्ट करे हुए हैं। ऑल्दो परचेज सेल करके प्रॉफिट ले रहा वो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट भी क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। या फिर कहीं पे मतलब पार्टनरशिप फर्म्स में भी क्या होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है कि आप इतना कैपिटल बिजनेस को रन करके लाइए, बिजनेस को रन करने के लाइए, तो हम आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन प्रोप्राइटर के लिए तो फायदा है। सर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस जो है उसके लिए तो एक्सपेंस है, एज ए टाइप ऑफ एक्सपेंस कि उसको प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा, और एज ए कैपिटल क्या होगा उसका, उससे बढ़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, एंट्री मेरी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट being interest on capital provided to proprietor, given to proprietor और allowed to proprietor। जो भी आपको नरेशन लिखनी हो आप लिख सकते हैं। सर इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, इंटरेस्ट तब कैलकुलेट होगा जो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो था कैपिटल का, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस का मतलब साल के स्टार्टिंग में जो मेरा बैलेंस था वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर मान लीजिए बीच में अगर वो बंदे ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, तो अगर बीच में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, तो जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, वो इंटरेस्ट तब से कैलकुलेट होगा। सर एग्जाम्पल कि मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए साल के स्टार्टिंग में था, 6% का इंटरेस्ट था, तो 1 लाख पे तो 6% पूरे साल का कैलकुलेट होगा 31 मार्च में जब मैं आऊँगा। और 1 जून को मैंने क्या करा या 1 जुलाई को मैंने क्या करा, 3 महीने के बाद मैं 50,000 रुपये के एडिशनल कैपिटल लेकर के आया। तो जो मैं 50,000 रुपये के एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, उस पर मुझे कब से इंटरेस्ट देना होगा, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना होगा 1 कब से, जून से। जो मुझे 1 जून से क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके जी, ठीक है जी। तो 1 जून से मैंने क्या करा, इंटरेस्ट पे करा। अब जो मैंने 1 जून से इंटरेस्ट पे करा है वो कब तक, सॉरी 1 जुलाई से, वो कितने दिनों के लिए, वो 9 महीने के पीरियड के लिए मैं पे करूँगा। तो 1 लाख का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 6% से पूरे साल के लिए। जो एडिशनल 50,000 पर लेकर के आया हूँ उसका इंटरेस्ट निकलेगा 9 महीने के लिए। ओके,
सर मान लीजिए बंदा कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, तो अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ वैल्यू से मतलब विड्रॉ अमाउंट लेस हो जाएगी या फिर उस डेट से कैपिटल वो निकलेगा, इंटरेस्ट निकले, कैलकुलेट होगा। तो मतलब सर मतलब 1 लाख रुपये का मेरा कैपिटल ओपनिंग में था, क्या था मेरा 1 लाख रुपये का कैपिटल ओपनिंग में था, और 1 जुलाई को 3 महीने के बाद मैंने 50,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। सर विड्रॉ कर लिया मतलब, सर विड्रॉ कर लिया मतलब बच्चे कि मैंने क्या करा, अपने बिजनेस से अपने खर्चे के लिए क्या करा, मैंने कैपिटल निकाल लिया, मैंने पेमेंट वापस ले ली कि मुझे 50,000 रुपये वापस दे दो, तो बिजनेस ने मुझे 50,000 वापस दे दिया। अब 3 महीने का जो इंटरेस्ट निकलेगा 1 अप्रैल से लेकर के कब तक का, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 1 लाख पे, रिमेनिंग 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा, वो निकलेगा 50,000 पे। तो कौन कौन सिचुएशंस होगा, पहला सिचुएशन कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल पूरे साल एक जैसा ही रहा, ठीक है, तो उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको। दूसरा सिचुएशन, एक तो ओपनिंग में मेरा कैपिटल था ही ओपनिंग में, फिर मैं एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, क्या लेके आया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। एडिशनल कैपिटल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इतनी पीरियड का निकलेगा जितनी पीरियड के लिए बिजनेस में वो रहा। फिर तीसरा केस आया, तीसरा केस ये आया, थर्ड केस कि मैंने अपने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर लिया। तो जो मैंने कैपिटल विड्रॉ कर लिया उस पीरियड तक का, जिस डेट तक मैंने विड्रॉ करा है उस पीरियड तक तो फुल अमाउंट पे निकलेगा, फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए बैलेंस अमाउंट पे निकलेगा, बैलेंस अमाउंट पे निकलेगा। ओके जी, ठीक है जी, ये मेरा 7वां कंसेप्ट था, 7वीं एडजस्टमेंट एंट्री थी मेरी, कौन सी थी ये, 7वें नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री थी। अभी हम देखेंगे 8वें नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे जब इसने क्या करा कि कैपिटल लेके आया तो इसको इंटरेस्ट चाहिए, तो बिजनेस भी तो बोलेगा ना, अगर तो ड्राइंग्स कर रहा है तो मुझे भी इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे बिजनेस में पैसा होता तो मैं कहीं और लगाता तो मुझे क्या होता, इंटरेस्ट मिलता, तो ड्राइंग्स पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 8वां एडजस्टमेंट क्या है, 8वीं एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस पे, ड्राइंग्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके जी, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर मैंने बिजनेस से क्या निकाला, कैश निकाला या फिर गुड्स लेके गया मैं पर्सनल यूज़ के लिए, दैट व्हाट डज दैट कॉल, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है ड्राइंग्स। अब मैंने 30 जून को मैंने क्या करा, 30 जून को मैंने 20,000 रुपये का ड्राइंग्स करा, तो बिजनेस कहती है मेरे से कि एक काम कर, तू मुझे अब इंटरेस्ट पे कर। बिजनेस ने प्रोप्राइटर से बोला, ये मेरा द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी है, मैंने 20,000 का पर्सनल यूज़ के लिए माल लेकर के या फिर कैश विड्रॉ करा मैंने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस मेरे से कह रही है द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी कि एक काम करो आप, मुझे आप इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि 20,000 रुपये अगर मेरे पास होते थे मैं कहीं पे इसको और इन्वेस्ट करता और मुझे इनकम होती, तो आप मुझे इसका इंटरेस्ट दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, ले लो इंटरेस्ट, चार्ज कर लो, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है, एक टाइप की क्या है, अपॉर्चुनिटी तो है, एक अपॉर्चुनिटी मैंने क्या करी है, फॉरगो करी है, ताकि बेसिकली अपने उसको मीट करने के, रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस मेरे से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे इसका इंटरेस्ट पे करो। मैंने कहा ठीक है जी, अब इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा मेरे लिए, बिजनेस में वो पैसा आएगा तो मेरे लिए क्या है, वो इनकम है, तो उसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। और डेबिट में किसको करूँगा, बेसिकली वो किससे चार्ज हो रहा है, कैपिटल से, उससे क्या होगा, कैपिटल कम होगा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, एंट्री में करूँगा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू इंटरेस्ट ऑन
कौन सा अकाउंट? ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन में लिख दूंगा, आप नरेशन लिखना कभी मत भूलिएगा। ओके जी सर, इतना पढ़ना है? अरे बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है यार, एक बार देख लेता हूँ और कुछ रह तो नहीं गया। लेट मी चेक वंस फॉर यू ओनली। ये मेरा 8वां कंसेप्ट था। ओके चलिए, तो ये मेरा क्या होता है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो जर्नल चैप्टर से रिलेटेड हैं, मतलब थोड़े बहुत स्टार्टिंग बेसिक्स लेवल के, वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का फिर से मतलब बता देता हूँ मैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री वो एंट्री होती है जो कि ट्रांजेक्शन्स एज सच आपको क्लियरली नहीं दे रखा होगा, लेकिन आपको सही प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए वो एंट्रीज क्या करनी पड़ेंगी। दैट इज़ आपको अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सपेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो किससे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, और चाहे फिर वो कैपिटल से रिलेटेड हो। कैपिटल से रिलेटेड दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी? कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन सी दो चीज़ें आ गई? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इनकम से रिलेटेड दो चीज़ें आई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और कौन सा, और एक आपका आया, क्या आया एक आपका? अनअर्न्ड इनकम, सॉरी अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एक कंसेप्ट आया आपका अक्रूड इनकम का कंसेप्ट आया। सर नेक्स्ट एक्सपेंस से रिलेटेड आपको आया, एक तो पहला आपका आया क्या? पहला आपका आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस वाला, कि मैंने खर्चे क्या करें, बकाया है मेरा या फिर मैंने ज़्यादा पे कर रखे हैं। और लास्ट एक दो कंसेप्ट, एक और बचा कंसेप्ट, एक बचा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट और एक बचा क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट। ओके जी, चलिए आपको पता चल गया। एक लास्ट कंसेप्ट में कवर करता हूँ, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे, आज की क्लास को। ओके, आप ये अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक दो बारी पढ़िए, और फिर हम कल इस पर क्वेश्चंस लेंगे। और ऑलमोस्ट ये हमारा कल एक कंसेप्ट सिर्फ ओपनिंग एंट्री का रह रहा है जर्नल एंट्री में, दैट्स इट। और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे और दैट्स इट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? एक कंसेप्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। किसका? ये कंसेप्ट है किसका? मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। सर ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मिसलेनियस कह लीजिए या फिर इसको आप क्या कह लीजिए, सन्ड्री कह लीजिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, ये हम पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। सर ये क्या होता है मिसलेनियस एक्सपेंस? बच्चे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, जैसे आपने दूध के लिए दिया, आपका बिजनेस है, चाय के लिए आपने पैसे दिए, या फिर आपने पोस्टेज मतलब जो स्टैंप वगैरह परचेज करते हैं आपने उसके लिए पैसे दिए, अब पेन खरीदा आपने, तो मतलब अगर आपके ह्यूज अमाउंट में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एक टाइप का एक्सपेंस नहीं हो रहा है, 10 रुपये 5 रुपये या फिर इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, या छोटे छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जिसको कि आप मतलब अगर एक एक करके ट्रांजेक्शन्स डालेंगे आप, और आपके बिजनेस का वो उतना ज़्यादा क्या है, उतना मैटर नहीं करता आपके लिए, तो क्या करेगा, अननेसेसरी वो आइटम्स, अकाउंट के आइटम्स को बढ़ाएगा। क्योंकि अकाउंट क्या होता है ना बच्चे, अभी तो आप जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में लेजर में देखेंगे, आप जितनी भी जर्नल एंट्री बनाई सबको आपको लेजर में पोस्टिंग करनी होगी। अब मान लीजिए 10-10 रुपये की अगर मैंने 30 अकाउंट बना दिए, 30 टाइप के मेरे खर्चे हुए, मैंने 5 रुपये पेन के लिए दिया, 10 रुपये दूध के लिए दिया, 5 रुपये स्टैम्प के लिए दिया, फिर मैंने कुरियर के लिए दिया। अगर मैं इस तरीके से क्या करूँगा, अगर 5-5, 10-10, 20-20 रुपये के अकाउंट बनाता रहूँगा, तो सोचिए मेरे कितने अकाउंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में तो n नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो ये छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, इनको किससे हम डिनोट करते हैं,
इनको हम डिनोट करते हैं मिसलेनियस किससे, एक्सपेंसेस से। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट से डेबिट कर देंगे, टू क्या हो जाएगा एंट्री इसकी, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मतलब बेसिकली कैश में ही होगा मिसलेनियस एक्सपेंस। तो बैंक में तो वो समझ लीजिए कि आज की डेट में डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है। तो आप 10 रुपये की चाय भी पीते हैं तो पेटीएम कर देते हैं। तो मतलब उस टाइम पे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। तो बैंक अकाउंट ये क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को या फिर बैंक अकाउंट को। चलिए आज हम क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं। सर क्वेश्चंस क्यों नहीं देख रहे हैं? क्वेश्चंस हम इसलिए नहीं देख रहे बच्चे क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप देखिए, फिर मैं कहूँगा प्लीज़ सीरियसली पढ़ाई को लीजिएगा, पढ़ाई को मजाक में मत लीजिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आपको अभी कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ बहुत टफ होने वाली है। तो उसके लिए आप आज प्रिपेयर हो जाइए। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए आप, क्योंकि लाइफ मजाक नहीं है। इट्स समर टाइम। आपने चींटी को देखा है कभी? चींटी को आपने कभी आराम करते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन एंट रेस्टिंग? नहीं देखा होगा आपने रेस्ट करते हुए चींटी को, क्योंकि चींटी कभी रेस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि चींटी आपने गर्मियों के महीने में कभी आपने वो हमेशा क्या करती है, खाना लाती रहती है। बिकॉज इट्स कौन सा टाइम, इट्स समर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, इट्स समर टाइम। और विंटर जब आएगा तो आप ऐसा करेंगे। अभी पढ़ लीजिए, लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज यू नो ऑफ चॉइस इज योर्स। अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगा हमेशा, ऑप्शन चॉइस आपका है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8470877787। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल भी मैंने बता दिया था आपको। ओके चलिए, इट्स अ समर टाइम। ओके स्टार्ट फॉरवर्ड। आपकी लाइफ आपका डिसीजन। सॉरी, जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार 2 मिनट में उसको रिकैप कर लेते हैं। सर स्टार्ट करा था हमने, किससे स्टार्ट करा था? स्टार्ट करा था हमने कंसेप्ट से। 2 कंसेप्ट हमने देखे। कौन कौन से? एक सेल ऑफ फिक्स एसेट का कंसेप्ट देखा, और उसमें हमने क्या देखा कि प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, उसके केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। फिर हमने एक कंसेप्ट अभी देखा है, कौन सा कंसेप्ट, एक बार कवर कर लेते हैं। फिर हमने एक कंसेप्ट देखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस का। फिर हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी। कितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी हमने? 8 एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी। कौन कौन सी? पहली हमने देखी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है बेसिकली, जो बिजनेस के एंड में, मतलब बिजनेस कह रहा हूँ, ईयर के एंड में जो मेरे पास स्टॉक रह गया, जो मैं रीसेल के पर्पज से लाया था बट उसको बेच नहीं पाया मैं, व्हाट दैट डज इट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के चला जाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप बाद में समझेंगे। फिलहाल आप एंट्री समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करूंगा मैं। देन नेक्स्ट हमने देखा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस तो मैंने कर दिया बट वो मैंने बकाया रखा है। रेंट था, मैंने रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। कोई सा भी ऐसा खर्चा जो कि मैंने खर्चा तो कर चुका हूँ बट वो बकाया है, मुझे फ्यूचर में पे करना है, तो रेंट पेबल मैं उस पर आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। देन हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि खर्चा जो है वो मैंने फ्यूचर पीरियड के लिए भी कर दिया है, ठीक है। फिर हमने देखा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है बेसिकली, इनकम जो है मेरी अर्न हो चुकी है बट मुझे रिसीव नहीं हुई है। देन हमने देखा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, मैंने अर्न करी नहीं थी लेकिन मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया। देन नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए हम। नेक्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या देखा? नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओके। चलिए ये हमने देखा। नेक्स्ट उसके आगे आए हम, फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब कैसे कितने दिनों के लिए कैलकुलेट होगा, और फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारे कंसेप्ट हमने देखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए कभी भी।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।